प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे लोकमत का निर्माण व अभिव्यक्ति। अर्थात पिछली वीडियो क्लास में हमने आपको लोकमत या जनमत का क्या अर्थ है, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में जानकारी दी थी। आज हम ये बताएंगे कि लोकमत या जनमत का निर्माण किन साधनों के द्वारा किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति के विचारों का निर्माण किन साधनों के माध्यम से होता है। एक ही साधन से एक व्यक्ति के विचार एक जैसे बनते हैं, दूसरे व्यक्ति के विचार दूसरे प्रकार के बनते हैं। तो वास्तविक रूप में लोकमत का निर्माण होता कैसे है आखिर, हम आज की वीडियो क्लास में इसी की बात करेंगे कि जनमत का निर्माण किन साधनों के माध्यम से किया जाता है। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लास अपलोड करते हैं उसकी जानकारी मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रतिदिन राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित जो एक लेक्चर आपके सामने रखता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसमें औपचारिकता नहीं निभाता हूँ, मैं गंभीरता से गहराई से राजनीति विज्ञान समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारी किसी भी वीडियो को देखिएगा, भाई मैं आपको एक बात निश्चित रूप में कहता हुआ मिलूँगा, क्या कि मैं राजनीति विज्ञान को एक सर्वोच्च विज्ञान, एक स्वामी विज्ञान मानते हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझाता हूँ। यही बात राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु ने कही थी, क्या कि पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस। की राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है। ये राजनीति विज्ञान स्वामी विज्ञान क्यों है, सर्वोच्च विज्ञान क्यों है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। आज तो हम लोकमत का निर्माण किन साधनों के माध्यम से किया जाता है इसकी चर्चा करेंगे। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले पिछली क्लास में आपने ये बात तो समझ ही ली होगी कि जनमत आखिर होता क्या है। चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ बातें शेष रह गई हो, नहीं समझ में आया हो कि जनमत क्या चीज़ है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है। इसके माध्यम से आप पहले ये समझें कि लोकमत या जनमत है क्या चीज़, और इसके बाद में ये समझना है कि भाई इस जनमत का निर्माण किन साधनों के माध्यम से किया जाता है। ध्यान दे भाई, वास्तव में कोई भी समाज हो, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का आप अध्ययन कर रहे हो, तो निश्चित रूप से उस देश में, उस समाज में कोई न कोई समस्या जरूर होगी सरकार के सामने। तो जनमत आखिर है क्या चीज भाई? वैसे देखें तो जनमत, लोकमत, इसमें लोक और मत दो शब्द हो गए। तो लोक का मतलब तो होता है व्यक्तियों का एक समुदाय, ऐसा मतलब इसका भावार्थ निकल रहा है। और मत का मतलब होता है कि इस समुदाय विशेष के विचार, उसकी अभिव्यक्तियां। तो इसका मतलब यह है कि लोकमत का मतलब होता है किसी समुदाय विशेष के किसी विषय पर क्या विचार हैं, क्या अभिवृत्तियां हैं, क्या मनोवृत्तियां हैं। और आज हम इसी की बात करेंगे कि जो लोगों के विचार या मनोवृत्तियां या अभिवृत्तियां या रुझान या रूख होता है, उसका निर्माण किन साधनों से होता है, अर्थात लोकमत का निर्माण किन साधनों से होता है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि समस्या विशेष पर, मैंने ये डायग्राम बनाया है, समस्या विशेष पर समाज के विविध विचारों का अपेक्षाकृत स्थायी व समन्वयी मत ही लोकमत है। मतलब वास्तविक रूप में लोकमत किसको कहेंगे? लोकमत उसे कहेंगे, किसे कहेंगे? किसी समस्या विशेष पर समाज के विविध विचारों का अपेक्षाकृत स्थायी और समन्वयी मत ही लोकमत कहलाता है। मतलब लोकमत एक ऐसा विचार है जिसका आधार विवेक और निस्वार्थ भावना होता है और जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का हित होता है, संपूर्ण समाज का
हित होता है। तो लोकमत किसको कहेंगे? लोकमत विवेक और निस्वार्थ भावना पर आधारित होता है जिसका लक्ष्य सार्वजनिक हित होता है। मतलब लोकमत एक ऐसा विचार है, लोकमत किसी समस्या विशेष पर एक ऐसा विचार है जो विवेक पर आधारित होता है, निस्वार्थ भावना पर आधारित होता है और जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का हित होता है। इसलिए फिर से दोहरा रहा हूं, समस्या विशेष पर समाज के विविध विचारों का स्थायी समन्वयी मत ही लोकमत कहलाता है। अब इस लोकमत का निर्माण कैसे होता है? मतलब जो ये विचारों का स्थायी और समन्वयी मत है, जनता के जो विचारों का निर्माण किया जा रहा है, किसी भी विषय विशेष पर जनता के क्या विचार होंगे, तो इसका निर्माण किन साधनों के द्वारा किया जाता है, इसकी चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। एग्जाम में किसी न किसी रूप में ये प्रश्न पूछा ही जाता है। और इसी के साथ में राजनीति में रुचि रखने वाले चाहे सामान्य पाठकों या विद्यार्थियों, सभी को जनमत का निर्माण किन साधनों के द्वारा किया जाता है इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। ध्यान दें भाई, विशेषकर राज व्यवस्था में जन सहभागिता होती है या नहीं, राज व्यवस्था में जनता को भाग लेने का अवसर दिया जाता है या नहीं, जनता की बात आ रही, लोकमत की बात आ रही है। तो राज व्यवस्था में यदि जनता को भाग लेने का अवसर दिया जाता है तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होंगी, और यदि राज व्यवस्था में जनता को भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता है तो वो निरंकुश व्यवस्थाएं होंगी। मैंने आपके सामने दोनों बातें लिखी हैं, निरंकुश शासन व्यवस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं या शासन व्यवस्थाओं। मतलब निरंकुश और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं हम। भाई, निरंकुश शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत वास्तविक रूप में जनता को भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर वास्तविक रूप में जो ये निरंकुश शासन व्यवस्था होती है उसके द्वारा वास्तव में तानाशाह के आधार पर सहमति का अभियंत्रण या छल योजन किया जाता है। मतलब अपनी मन मर्जी के मुताबिक जनता के विचारों को ढाला जाता है। अर्थात निरंकुश शासन व्यवस्था में विरोध को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। जनता को निरंकुश शासक जैसा कहेगा उसके अनुरूप ही बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। इनके विचारों का किसी भी रूप में विरोध नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में जनमत का जो निर्माण होता है वह लोकतंत्र में जो जनमत निर्माण के साधन होते हैं उस तरह से नहीं होता है, बल्कि यहाँ तो छल योजन किया जाता है और अभियंत्रण किया जाता है। जैसा निरंकुश शासक चाहता है उसके अनुरूप ही जनता के विचारों को ढाला जाता है। जनता को किसी भी रूप में कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। स्वतंत्र रूप में निरंकुश शासन व्यवस्थाओं में जनमत का निर्माण नहीं होता है। यहाँ जनता के विचारों का निर्माण स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, बल्कि वास्तविक रूप में एक छल योजन के आधार पर जनता के विचारों का निर्माण किया जाता है। निरंकुश शासक जैसा चाहता है वैसे ही विचारों का निर्माण किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में हम चीन का उदाहरण दे सकते हैं। चीन में सर्वसत्ताधिकारवादी शासन व्यवस्था है, वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है, साम्यवादी दल ही वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का नियंत्रक होता है। जिस रूप में साम्यवादी दल चाहता है उसी रूप में व्यवस्थापिकाएं, मतलब चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस का नाम व्यवस्थापिका है, तो वहाँ व्यवस्थापिका उसी रूप में कानून बनाती है जिस रूप में साम्यवादी दल चाहता है। तो सर्वे सर्वा साम्यवादी दल ही है, और वहाँ वास्तविक रूप में साम्यवादी दल के सिद्धांतों और विचारों का किसी भी रूप में जनता के द्वारा विरोध नहीं किया जा सकता है। तो वास्तविक रूप में वहाँ एक बंधा बंधाया रास्ता होता है, तो वहाँ लोकमत के निर्माण की कोई बात ही नहीं आती है। मतलब स्वतंत्र रूप में जनता के विचारों को पनपने का अवसर ही नहीं दिया जाता है। तो अब बात रह जाती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में वास्तविक रूप में लोकमत का स्वतंत्रता पूर्वक तथा अनेक साधनों के द्वारा निर्माण होता है। अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जनमत का जो निर्माण होता है वह स्वतंत्रता पूर्वक तथा अनेक साधनों से होता है। क्या कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जनमत या लोकमत का निर्माण स्वतंत्रता पूर्वक तथा अनेक साधनों से होता है, जबकि तानाशाही शासन प्रणालियों के अंतर्गत जनमत का निर्माण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होता है। वहाँ तो छल योजन होता है, जैसा शासक चाहता है उसके अनुरूप जनता के विचारों को बनाया जाता है, क्योंकि उसी के अनुरूप समाचार पत्र प्रकाशित होते नहीं। वहाँ एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि जैसा
साम्यवादी दल चाहेगा, चीन की बात हम ले, चीन का उदाहरण लिए, साम्यवादी दल से चाहेगा क्या, साम्यवादी दल जैसा चाहेगा वैसे ही समाचार प्रकाशित किए जाएंगे, वैसी ही सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी, वैसे संपादकीय लेख प्रकाशित किए जाएंगे। तो छल योजन होता है, वहाँ स्वतंत्रता तो है ही नहीं, स्वतंत्र रूप में जनमत का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में निश्चित रूप में जनमत का जो निर्माण होता है स्वतंत्रता पूर्वक तथा अनेक साधनों से होता है। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं कि लोकमत का निर्माण किस रूप में होता है। तो ये केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की बात आती है, क्योंकि निरंकुश शासन व्यवस्थाओं में तो स्वतंत्रता पूर्वक जनमत का निर्माण होता ही नहीं। वहाँ पर वास्तविक रूप में जो साधन होते हैं, ये साधन भी वास्तविक रूप में जैसा निरंकुश शासक चाहेगा उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे। चलिए अब लेते हैं हम लोकमत निर्माण के प्रमुख साधन व तत्व कौन कौन से हैं, मतलब जनमत का निर्माण किन किन साधनों के माध्यम से होता है। नंबर 1, मानव तत्व। मानव तत्व देखो, वैसे देखें तो हम लोकमत या जनमत का निर्माण विभिन्न आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। विभिन्न प्रकार के समुदाय, संगठन, प्रक्रियाओं, अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों, संस्कृति, रूख रुझान इत्यादि से प्रभावित होता है। अर्थात वास्तविक रूप में जनमत निर्माण में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं, संस्थाओं, संगठनों, समूहों, समुदायों का योगदान होता है और इन सभी का योगदान प्रत्येक व्यक्ति विशेष पर अलग अलग प्रभाव डालता है। एक व्यक्ति किसी एक साधन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे साधन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उसके अनुरूप इसके विचारों का निर्माण होता है। और उन विचारों का जो समूह होता है, उन व्यक्ति के विचारों का जो समूह होता है, वही जनमत या लोकमत कहलाता है। मानव तत्व के अंतर्गत हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ लोकमत का जो निर्माण होता है उसमें मानव तत्व की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पर वास्तविक रूप में सभी प्रकार के व्यक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: चिंतनशील व्यक्ति, अध्ययनशील व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति। चिंतनशील व्यक्ति ऐसा होता है जो कि वास्तविक रूप में जनमत निर्माण के आधार भूमि तैयार करता है, क्योंकि चिंतनशील व्यक्ति वास्तविक रूप में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखता है। इसी के साथ में समाचार पत्रों में जो संपादकीय लेख होते हैं उनका प्रारूप भी चिंतनशील व्यक्ति ही तैयार करते हैं। चिंतनशील व्यक्ति हमेशा समाज व्यवस्था के बारे में चिंतन करते रहते हैं। तो वास्तविक रूप में लोकमत निर्माण में चिंतनशील व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक, प्रोफेसर और विभिन्न जो दार्शनिक होते हैं उनको चिंतनशील व्यक्तियों में ले सकते हैं। तो इन सभी का लोकमत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा होता है अध्ययनशील व्यक्ति। अध्ययनशील व्यक्ति वास्तविक रूप में जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं, चिंतनशील व्यक्तियों के द्वारा जो लोकमत के निर्माण की आधार भूमि तैयार की गई, इनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के विचार दिए गए हैं भाई, उन विचारों का इनके द्वारा अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो वास्तविक रूप में जनमत के निर्माण में जो अध्ययनशील व्यक्ति होते हैं, अध्ययनशील व्यक्तियों का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। हालांकि ये बात हम नहीं कह सकते कि अध्ययनशील व्यक्ति जो है चिंतनशील व्यक्ति नहीं होते हैं, नहीं, अध्ययनशील व्यक्ति चिंतनशील भी होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अध्ययनशील व्यक्ति चिंतनशील व्यक्तियों का विश्लेषण करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं और इनके आधार पर वास्तविक रूप में ये जनमत या लोकमत का निर्माण करते हैं। और तीसरा होता है कर्मशील व्यक्ति। कर्मशील व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल अपनी रोजी रोटी की चिंता करते हैं। तो वास्तविक रूप में ये व्यक्ति हम कह सकते हैं कि जनमत का जो निर्माण होता है वो कर्मशील व्यक्तियों के आधार पर ही होता है, कर्मशील व्यक्तियों के आधार पर ही होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कर्मशील व्यक्ति स्वयं जो होते हैं वो तो ना तो चिंतन करते हैं ना अध्ययनशील होते हैं, वो तो बेचारे अपनी रोजी रोटी करते हैं, मजदूरी करते हैं। अब ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में इन लोगों के विचारों को परिवर्तित किस रूप में किया जाए, क्योंकि कर्मशील व्यक्तियों की संख्या तो ज़्यादा होती है और इन्हीं से जनमत लोकमत का निर्माण होता है। तो इन व्यक्तियों को किस रूप में प्रेरित किया जाए। अब इस प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं। आगे बढ़े तो पहला क्या होगा, मानव तत्व। दूसरा क्या, परिवार और प्राथमिक समूह। लोकमत के निर्माण में, जनमत के निर्माण में व्यक्ति के विचारों को निर्मित करने में परिवार व प्राथमिक समूह का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। जैसा कि परिवार के बारे में कहा भी जाता है कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। परिवार में ही बच्चा
वास्तविक रूप में दुनिया का, बाहरी समाज का पहला पाठ पढ़ता है, इसलिए इसे बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो प्राथमिक समूह होते हैं, वैसे प्राथमिक समूह परिवार भी है। इनमें एक बच्चा किन संस्कारों से पाला पोसा जाता है? परिवार में बच्चे का समाजीकरण किस प्रकार का होता है? समाजीकरण का मतलब होता है जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसे समाजीकरण कहते हैं। मतलब सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसे समाजीकरण कहते हैं। बच्चा जीवन पर्यंत सीखता रहता है। तो परिवार में बच्चे को सीखने के लिए क्या कुछ मिलता है? अब परिवार में बच्चे को सीखने के लिए जो कुछ मिला है, उसके आधार पर ही सभी पारिवारिक हम चर्चा करते हैं। तो सभी परिवार में बच्चों को क्या कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो उसके आधार पर जनमत लोकमत का निर्माण होता है। तीसरा है धर्म व धार्मिक संगठन। भाई, जनमत या लोकमत के निर्माण में धर्म और धार्मिक संगठनों का भी विशेष योगदान होता है, क्योंकि वास्तविक रूप में व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को, आंतरिक विचारों को तैयार करने में धार्मिक संगठनों का, धर्म का अहम योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैसे देखा जाए तो आज धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, पर कोई बात नहीं, धर्मनिरपेक्षता की बात की जाए पर फिर भी किसी न किसी रूप में धार्मिक संगठनों का, धर्म का जनमत लोकमत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जनता के विचारों का निर्माण करने में धार्मिक संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथा है शिक्षण संस्थाएं। वास्तविक रूप में स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं किसी न किसी रूप में जनमत या लोकमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत ही वास्तविक रूप में बच्चे को राजनीति से संबंधित शिक्षा दी जाती है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। तो वास्तविक रूप में शैक्षणिक संस्थाएं जो होती हैं वो भी जनमत या लोकमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत ही यदि हम चाहें तो संविधान के प्रति विद्यार्थियों को आस्थावान बना सकते हैं, और यदि हम चाहें तो संविधान का विरोध करना भी सिखा सकते हैं। जैसा कि हम कह रहे हैं यहाँ, क्या शैक्षणिक संस्थाओं में इस रूप में पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए कि बच्चे वास्तविक रूप में LKG UKG से ही किसी न किसी रूप में संविधान के प्रति आस्थावान बने, कानून का पालन करना सीखें, सहनशीलता की शिक्षा प्राप्त हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्वस्थ जनमत का निर्माण यदि करना है तो भाई शिक्षण संस्थाओं का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की राज्य व्यवस्था की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें जब तक समाज व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक राजनीतिक व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती, और समाज व्यवस्था तभी मजबूत होगी जबकि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को समाप्त कर दिया जाए। और विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को, बुराइयों को तभी समाप्त किया जा सकता है जबकि शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो। और भाई, किसी भी रूप में समाज व्यवस्था की शक्ल सूरत बदलनी हो तो केवल शिक्षा के माध्यम से ऐसा संभव हो सकता है। इस दुनिया को बदलने का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय है तो वह केवल शिक्षा है, केवल शिक्षा है। इसलिए शिक्षण संस्थाओं के द्वारा भी लोकमत जनमत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई जाती है। पांचवा है संप्रेषण या संचार के साधन। वास्तविक रूप में जनमत के निर्माण में संचार के साधनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा। भाई, हम जनमत को किस प्रकार का बनाना चाहते हैं, लोकमत को किधर ढालना चाहते हैं, ये हम रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, सिनेमा इत्यादि के माध्यम से बदल सकते हैं, बेहतर तरीके से बदल सकते हैं। तो वास्तविक रूप में जनमत के निर्माण में संचार के साधनों का भी बहुत योगदान होता है। इसमें ज़्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही स्पष्ट है। छठा है राजनीतिक दल व दबाव समूह। भाई, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप, राजनीतिक दल और दबाव समूह, इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। व्यापक रूप में राजनीतिक दल, दबाव समूह के ऊपर मैंने लगभग 5-5, 7-7 वीडियो अपलोड कर दिए, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो राजनीतिक दल और दबाव समूहों का भी जो है लोकमत या जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजनीतिक दल, जैसे
चुनाव के समय में अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जनता के सामने जाते हैं, जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं, जनता को राजनीतिक शिक्षा दी जाती है। तो वास्तविक रूप में राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए जनता की मत ही तो चाहिए। जिसको बहुमत मिल जाता है उसकी सरकार बन जाती है। वैसे बहुमत और लोकमत में, जनमत में अंतर है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। तो वास्तविक रूप में यहाँ राजनीतिक दल भी लोकमत के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। और जो दबाव समूह होते हैं, मतलब अपने अपने हितों के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो संगठन होते हैं, उन संगठनों का लक्ष्य जब सरकार पर दबाव डालना होता है तो वो दबाव समूह बन जाता है। समाज में विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं, और जब उन समूहों का लक्ष्य सरकार पर दबाव डाल करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, दबाव समूह बन जाता है। तो दबाव समूह भी किसी न किसी रूप में जो है लोकमत जनमत के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। क्यों निभाते हैं? क्योंकि वास्तविक रूप में दबाव समूह जब तक जनता को अपने पक्ष में नहीं करेंगे तब तक सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। इसलिए दबाव समूह भी ये कहते हैं कि भाई मान लीजिएगा विद्यार्थियों का जो है समूह है या व्यापारियों का समूह है, तो ये जनमत को अपने पक्ष में इसलिए करते हैं कि भाई जब जनता ये कहेगी कि नहीं भाई इनका जो हित है, इनका जो लक्ष्य है, इनकी जो मांग है वो उचित है, सरकार की इनकी बात माननी चाहिए। तो दबाव समूह भी जो है जनता को अपने पक्ष में करने का विशेष प्रयास करते हैं। इसलिए राजनीतिक दल और दबाव समूह ये दोनों ही जनमत निर्माण के महत्वपूर्ण साधन हैं। 7वां है व्यवस्थापिका सभाएं। व्यवस्थापिका सभाएं, भाई व्यवस्थापिका सभाएं भी लोकमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। व्यवस्थापिका सभाएं मतलब कानून बनाने की जो संस्थाएं थी। सरकार के 3 अंग होते हैं ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका कानून बनाती है। तो ये उस व्यवस्थापिका की बात है कि जो व्यवस्थापिकाएं होती है, जो संसदीय होती है ना, वो भी जो है लोकमत के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। मतलब लोक मत के निर्माण का एक साधन है ये। कौन? व्यवस्थापिका सभाएं, पार्लियामेंट, संसदें। भाई व्यवस्थापिका में वास्तविक रूप में वाद विवाद होता है। जनता के सामने जो समस्याएं होती है उनके ऊपर वाद विवाद होता है। अब जब व्यवस्थापिका में देश की समस्याओं के बारे में वाद विवाद हो रहा है तो जनता को भी राजनीतिक शिक्षण प्राप्त हो रहा है। और जब जनता को राजनीतिक शिक्षण प्राप्त होता है और व्यवस्थापिका में किसी समस्या विशेष पर वाद विवाद हो रहा है तो जनता उस विषय विशेष के ऊपर अपना निश्चित विचार बना लेती है कि अगली बार हमें उस पार्टी को, उस राजनीतिक दल को अपना मत देना है। तो वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका सभाएं भी किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, जनमत निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है, लोकमत निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। और अंतिम है मंच, पब्लिक प्लेटफॉर्म। भाई विभिन्न प्रकार के जो मंच होते हैं, समय समय पर मंचों के ऊपर जो भाषण दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जो सभाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, उनसे भी लोकमत का निर्माण होता है, जनमत का निर्माण होता है। भाषणों के माध्यम से जनता के विचारों को परिवर्तित किया जाता है। जनता स्वयं भी भाषण कला से परिचित होती है और जब विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न समस्याओं पर समय समय पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो भाषण दिए जाते हैं, उन भाषणों से जनता के विचार निर्मित होते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी विचार निर्मित होते हैं और उन अपेक्षाकृत स्थायी विचारों से ही लोकमत का निर्माण होता है, जनमत का निर्माण होता है। ये हो गए आपके लोकमत निर्माण के साधन, जनमत निर्माण के साधन। आशा करता हूँ आप इसे ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।